हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विद्युत धारिता। ठीक है, और अपने इसके 10 पार्ट कर लिए थे। आज 11वां पार्ट अपने इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिसका नाम है, अपने संधारित्रों का संयोजन पढ़ रहे थे, और प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, और ये दो प्रकार का संयोजन होता है। तो आज अपने पढ़ेंगे संधारित्रों का पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो अब एक चीज मैं आपको सबसे पहले आज वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि कई स्टूडेंट जो मुझे लगातार देख रहे हैं, मतलब डेली जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं वो देख रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि अब मेरी वीडियो की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है, मतलब डालने की स्पीड, अपलोड करने की। तो क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, एमए हिस्ट्री में कर रहा हूँ। हालांकि मैं एमएससी फिजिक्स में हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था तो तभी मैं कर रहा हूं। तो उस कारण क्या है कि वीडियो थोड़ी सी स्लो अपलोड हो रही है, यानी बीच में मेरे एग्जाम आ जाते हैं। फिर भी मैं शाम को रिकॉर्डिंग करके या जब भी मुझे टाइम मिलता है तब रिकॉर्डिंग करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखना उसके लिए। और बाकी यानी कि अपना जो टॉपिक था वो अपने कर रहे थे संधारित्रों का संयोजन। तो अब देखो, आज जो टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक का नाम। तो देखो, समांतर क्रम संयोजन तो आप हर एक पढ़ते ही हो, लेकिन यहाँ पे एक पार्श्व क्रम भी दिया हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पार्श्व क्रम अपने संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन को ही बोल देते हैं। ठीक है ना, ये इसका दूसरा नाम है। हालांकि जो इंग्लिश में नाम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इंग्लिश में तो इसे पैरेलल ही बोलेंगे, लेकिन हिंदी में अलग अलग नाम आ जाते हैं इसके। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो ना, कई बार पेपर में पार्श्व क्रम आ जाता है लिखा हुआ और आपको पता नहीं लगता भी कौन सा संयोजन दिया हुआ है, समांतर है या श्रेणी है। तो समांतर क्रम को पार्श्व क्रम संयोजन बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर जिस बच्चे ने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रखा है तो श्रेणी क्रम संयोजन में जितनी भी चीजें थी वो सारी इसमें आएंगी, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बिल्कुल वैसे टॉपिक को अपने डिस्कस करेंगे, कोई भी फर्क नहीं होगा, बस थोड़ा सा इसमें फॉर्मूलों में फर्क आ जाएगा, बाकी सारा सीरियल वाइज वही रहेगा। तो जिस बच्चे ने ये कर रखे हैं टॉपिक, यानी कि जो पिछला टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी आज वाला टॉपिक समझने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में अपने संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं, जैसे आपके सामने ये डायग्राम में दिखा रखा है। डायग्राम में आपको दिखा रखा है ना संधारित्र। तो इसमें क्या होगा कि सारी संधारित्र, जितने भी संधारित्र अपने परिपथ में लगे हैं, उसकी एक प्लेट, ये वाली ये वाली ये वाली, यानी प्रथम प्लेट को अपने क्या करते हैं, तारे निकाल के और इस बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। अब देखो, आप में से कई स्टूडेंटों को ये लगता होगा कि सर ये बैटरी के सिरों से ना जुड़ के यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आप चाहे तो ये यहाँ पे है, देखो पीछे से तो तार एक ही आ रही है, इस तार से ही सारे जुड़े हुए हैं तारें। ये वाली तार भी इसी से जुड़ी हुई है, ये वाली भी और ये नीचे वाली भी। तो चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे तीनों तारें लगा दो इस पॉजिटिव टर्मिनल पर, और चाहे यहां से एक तार निकाल के और तीनों को उसके साथ क्या कर दो, कंबाइन कर दो। एक ही बात है। तो इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना। आपको ऐसा मानना है कि ये वाली तार क्या है, यहीं पे जुड़ी हुई है, क्योंकि यहां से तार का कनेक्शन है। ठीक है, और दूसरी जो तीनों प्लेटें हैं इसकी, वो इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई हैं। तो ये क्या है, इस प्रकार से जब अपने संधारित्र को परिपथ में लगा देते हैं तो इसे अपने कहेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले अपने क्या लिखनी पड़ेगी, परिभाषा लिखनी पड़ेगी भी। इसकी परिभाषा क्या है समांतर क्रम संयोजन की। तो यहां पे अपने सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा। तो परिभाषा में देखो क्या आएगा कि आपने जब श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था उसमें आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में लगाए जाते हैं उस पे क्या होता है, हर एक संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है, लेकिन उनका विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, उनकी धारिता अलग अलग होने के कारण। लेकिन यहां पे समांतर क्रम संयोजन में ये चीज उल्टी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि जब तीनों तारें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और ये तीनों तारें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई हैं, तो जो इस बैटरी के सिरों का विभवांतर है वही इन हरेक संधारित्र की प्लेटों के सिरों का क्या होगा, विभवांतर हो जाएगा। मतलब ये तार जब आपने, अब क्या है कि जैसे मान लो आपने एक संधारित्र ऐसे लगा रखा है, एक तो संधारित्र और बैटरी के सिंबल में कभी भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसमें एक टर्मिनल छोटा होता है नेगेटिव, एक बड़ा, इसमें दोनों बराबर होते हैं।
तो अब अगर मान लो इस बैटरी का V विभवांतर है तो इस संधारित्र के सिरों पर विभवांतर की वैल्यू भी क्या होगी, V होगी, क्योंकि इसी के तारों के बीच इसको जोड़ रखा है, यहीं से तारे निकाल के इसको जोड़ रखा है। तो अब चाहे आप एक संधारित्र लगाओ, चाहे आप ऐसे दो लगा दो, बैटरी के सिरों से तारे निकाल के, इसके सिरों का भी विभवांतर भी वही होगा जो बैटरी के सिरों का होगा, क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट हुए हुए हैं। लेकिन जो पिछला था देखो श्रेणी क्रम संयोजन था, उसमें बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं थे। अब ये वाला जो संधारित्र है ये बैटरी से सीधा कनेक्ट तो नहीं है, ये संधारित्र की एक प्लेट पहले संधारित्र से और एक प्लेट तीसरे संधारित्र से है। इसी तरह इस संधारित्र की एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से है लेकिन दूसरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, क्या होता है हर एक संधारित्र एक दूसरे से कनेक्ट होता था श्रेणी क्रम में, लेकिन समांतर क्रम में क्या होगा, जो आपका हर एक संधारित्र है वो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो जब डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हर एक संधारित्र के सिरों का विभवांतर बैटरी के सिरों के विभवांतर के क्या होगा, समान हो जाएगा। तो मतलब एक चीज अपने को ये पता लग गई कि जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें क्या होगा, अपने जो संधारित्र है उसके सिरों का विभवांतर समान होगा हर एक संधारित्र के। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा लिखेंगे तो वो यही लिखेंगे क्या कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र के सिरों का विभवांतर या V समान हो, परंतु अब एक चीज इसमें और होगी, परंतु लिखा है तो एक चीज और क्या होगी इसमें, देखो सिरों का विभवांतर तो समान होगा हर एक संधारित्र के लिए, लेकिन जब अगर मान लो बैटरी से यहां से करंट चलेगा, मान लो I करंट चल रहा है, तो अब ये वाला करंट यहां जाके 3 हिस्सों में बंट जाएगा, 3 हिस्सों में बंट जाएगा। कुछ करंट इस संधारित्र में से जाएगा, कुछ करंट इस संधारित्र में से और कुछ करंट नीचे वाले में से। तो अब जब करंट अलग अलग जाएगा तो वो करंट वास्तव में होता क्या है, आवेश का प्रवाही होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस पर अलग आवेश आएगा, इस पर अलग आएगा और इस पर अलग। तो देखो आप जब भी समांतर क्रम या श्रेणी क्रम पढ़ते हो तो उसमें किसकी वैल्यू सेम होगी किसकी अलग अलग होगी, तो आप इस करंट से याद रख सकते हो। ठीक है, जब आपने श्रेणी क्रम संयोजन किया था तो उसमें आपने संधारित्रों को ऐसे जोड़ा था, मतलब एक ही तार से करंट आ रहा था, ये वाली तार से जा रहा था और सारे संधारित्रों में से ये वाला करंट ही जा रहा था, जो यहां से चला वो यहां से क्या हो गया, गुजर के सारे संधारित्रों में से वही करंट चला गया। तो अब देखो करंट एक ही जा रहा है सारे संधारित्रों में से, तो मतलब करंट की वैल्यू हर एक संधारित्र के लिए सेम है, लेकिन अपने को यहाँ करंट ना लेके क्या लेना होता है, आवेश लेना होता है। तो जब करंट समान है तो आवेश भी समान होगा, क्यों, क्योंकि करंट आवेशों का प्रवाही तो करंट होता है, विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों का प्रवाही होती है। तो मतलब हर एक संधारित्र पर यहाँ क्या होगा, आवेश समान होगा, लेकिन यहाँ करंट अलग अलग जाएगा, हर एक तार में से अलग अलग करंट जाएगा। अब क्यों जाएगा, बच्चे कहीं पता है, यहाँ पूछते हैं सर क्यों जाएगा अलग अलग यहाँ पे, तो उसको मैं कह दूंगा भी क्या होता है कि उनकी धारिताओं के अनुपात में जाता है यहाँ पे। अब वो कह देते हैं कि सर धारिताओं के अनुपात में तो यहाँ पर भी जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज क्या है, विभवांतर अलग अलग आ रहा है बच्चों, विभवांतर यहाँ पे अलग अलग था, यहाँ पे विभवांतर सेम है, तभी यहाँ पे धारिताओं के अनुपात में क्या हो जाता है, आवेश बढ़ जाता है। विभवांतर के कारण क्या होता है, यहाँ पे विभवांतर बढ़ जाता है लेकिन यहाँ पे आपका करंट बढ़ जाता है, विभवांतर सेम रहता है। ठीक है, तो आपको इतनी उलझन में नहीं पड़ना, आपको वैसे इतनी बात याद रखनी है कि जब भी समांतर क्रम संयोजन अपने पढ़ेंगे संधारित्रों का, उसमें क्या होगा कि सिरों का विभवांतर तो समान होगा, समान हो, परंतु प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान भिन्न भिन्न हो, तो इसे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं।
एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँ यहाँ पे, अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि सर या आप थोड़े से अक्षर छोटे लिखते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को 360p या 480p में करके देख लो, ठीक है। 360p 480p जो यूट्यूब पर क्वालिटी के ऑप्शन होते हैं। मैं इस वीडियो को हालांकि अपनी तरफ से बहुत छोटा करके डालने की ट्राई करता हूँ। मैक्सिमम आपका अगर मान लो आज आधे घंटे 40 मिनट की वीडियो है तो आपको 100 से लेके 120 MB तक डाटा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो क्वालिटी बढ़ा के देख लिया करो इसको थोड़ी सी। तो ये इसकी क्या होगी बच्चों, परिभाषा हो गई है कि संधारित्रों का श्रेय समांतर क्रम संयोजन अपने किसे कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, तो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में आपको पता लगे विभवांतर समान, लेकिन आवेश का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। विभवांतर समान होता है लेकिन आवेश क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है इसमें, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, सूत्र स्थापना करेंगे, फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। और किसका फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे, अपने सूत्र स्थापना, इसकी तुल्यधारिता निकालने का। तो अपने लिखते हैं सूत्र स्थापना, ठीक है, फॉर्मूला डेरिवेशन। तो इसमें आपको पता क्या है, स्टार्टिंग में थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अब वो थ्योरी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, क्या लिखोगे आप, हमें 3 संधारित्र दिए गए हैं जिन्हें चित्रानुसार क्या किया गया है, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया गया है। प्रत्येक संधारित्र की धारिता C1 C2 C3 है और इसके सिरों का विभवांतर क्या होगा, समान होगा। और इसकी हर एक पर आवेश का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। Q1 Q2 Q3 इस पर आवेश का मान है। ये सारी आपको क्या लिखनी पड़ेगी, इसमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो, अगर आवेश का मान यहां पर समान है तो अब क्या लिखेंगे अपने यहां पे, प्रथम संधारित्र पर आवेश, प्रथम संधारित्र पर आवेश, ठीक है। आवेश से स्टार्ट करेंगे Q1। अब देखो, जो चीज भिन्न भिन्न होती है ना, उससे फॉर्मूले के डेरिवेशन को स्टार्ट करना है, ये चीज आप याद रख लो। जब भी आपने समांतर क्रम या श्रेणी क्रम करेंगे, श्रेणी क्रम में अपने फॉर्मूला डेरिवेशन जो स्टार्ट किया था वो विभवांतर से किया था, अगर आपको याद हो तो। वहां पे विभवांतर अलग अलग था हर एक संधारित्र पर, तो विभवांतर से स्टार्ट कर दिया। और जब इसमें आवेश अलग अलग है, आवेश का मान अलग अलग है, तो आवेश, तो Q बराबर आपको पता है, Q का जनरल फॉर्मूला धारिता के रूप में क्या होता है, Q बराबर CV होता है, CV होता है। तो अब यहां पे लिखेंगे C1V। C1V क्यों लिखा, क्योंकि V हर एक संधारित्र के सिरों का विभवांतर है। इसी तरह अगर मैं लिखूं द्वितीय संधारित्र पर आवेश Q2 का मान क्या हो जाएगा, C2V हो जाएगा। और तृतीय पर लिखूं तीसरे संधारित्र पर, तो तृतीय संधारित्र पर आवेश Q3 हो जाएगा, ये C3V। इन तीनों को कंबाइन रूप में मैं समीकरण 1 दे देता हूं, ठीक है। अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, तीनों को कंबाइंड रूप में समीकरण क्या देते हैं, 1 दे देते हैं, ठीक है। तो तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश, तो कुल आवेश निकालना है, तो कुल आवेश अपने Q मान लेते हैं, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बिल्कुल जैसे आपने विभव में किया था पिछला, जब श्रेणी क्रम किया था, अब इसमें क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, विभवांतर किया था। तो अब Q बराबर आपके पास आ जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, ठीक है। और इसमें से अगर मैं कॉमन लूं C, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, और V क्या आ गया, कॉमन आ गया तीनों में से। इसको समीकरण नंबर आप दे दो 2, ठीक है। C1 प्लस C2 प्लस C3 और इंटू V आ जाएगा, ये आ गया। अब आगे देखो क्या करना है आपको। अब अपने क्या करते हैं, माना इस संयोजन की कुल, या फिर अपने इसको तुल्य धारिता कह देते हैं। कुल धारिता लिखा भी मिल जाएगा या तुल्य धारिता लिखा भी मिल जाएगा। तुल्य धारिता Cp है, ठीक है। Cp क्यों लिखा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन से Cp लिखा। जब अपने श्रेणी क्रम कर रहे थे उसमें क्या आया था, सीरीज कॉम्बिनेशन आया था, तो उसमें CS लिखा था आपने, ठीक है ना, उसमें CS लिखा था। और इसमें अपने देखो क्या लिखेंगे, Cp लिख देंगे। तो Cp है, तो और कुल आवेश कितना आपके पास, कुल आवेश अभी आपने लिखा है कितना है, Q है। कुल विभवांतर कितना है, विभवांतर तो सेम ही है सारे परिपथ का, तो कुल विभवांतर आपके पास V है। अतः
जो धारिता का फॉर्मूला ये वाला है, तो इसके हिसाब से लिख देते हैं Q बराबर CPV, ठीक है, और इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। लेकिन आप समीकरण 2 और 3 से देखो, दोनों ही मान क्या है, Q के बराबर आ रहे हैं। ये वाला मान भी Q के बराबर आ रहा है और ये वाला मान भी आपका Q के बराबर आ रहा है। तो अपने लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। 2 और 3 से क्या है, जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो CPV बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 और इनटू में V। तो आप देखो यहाँ पे ये वाला V इससे क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, कैंसिल हो रहा है। तो CP का मान जो आपके पास आ जाएगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3, जो कि आपके पास इस परिपथ की क्या आ रही है, तुल्यधारिता आ रही है। अब इस फॉर्मूले का अपने सामान्य रूप लिखते हैं, मतलब आपको अगर n संधारित्र हो, अब ये तो फॉर्मूला आपने 3 संधारित्रों के लिए निकाला है, अगर आपको 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, तो वो अपने पास सामान्य सूत्र तो होना चाहिए भी। अपने को किसी भी अगर ऐसा परिपथ आ जाए भी जिसमें कुछ संख्या में क्या लगे हो, संधारित्र लगे हो, तो उनकी धारिता। तो अब यही कि यदि n संधारित्र समांतर क्रम में लगे हों, समांतर क्रम में जुड़े हों, ये लिख लो, ठीक है। तो तुल्यधारिता, तुल्यधारिता, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 करते हुए Cn आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास तुल्यधारिता आ गया। तो अपने को यहाँ पे एक चीज पता लग रही है भाई, जो परिपथ की तुल्यधारिता आ रही है समांतर क्रम संयोजन में, वो हर एक संधारित्र की धारिताओं के योग के बराबर आ रही है। मतलब अलग अलग संधारित्र जितने भी उसमें लगे हैं, उन सभी की धारिताओं के योग के बराबर आपकी तुल्यधारिता आ जाएगी। तुल्य या कुल धारिता क्या होती है ये तो पता है ना आपको, भाई सारे संधारित्रों की धारिताएं मिलके अपने को रिजल्टेंट धारिता कितनी मिल रही है। रिजल्टेंट मतलब फाइनल धारिता कितनी मिलेगी इन सब की धारिता को मिला के। तो समांतर क्रम संयोजन में आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट जोड़ना है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जब भी अपने समांतर क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, तो ये जो रिजल्ट आते हैं समांतर और श्रेणी क्रम के, तो वो प्रतिरोधों के समांतर और श्रेणी क्रम से उल्टे आते हैं। अब उल्टे क्यों आते हैं ये आपको तब मैं बता दूंगा जब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन करेंगे, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं आपके लिए बोर्ड छोड़ रहा हूं खाली, फिर अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इससे आगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, आपके सामने मैंने 2 लाइनें लिखी हैं यहाँ पे, हालांकि ये लाइनें आप बुक से पढ़ सकते हो, उसमें भी दी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा अर्थ समझाना था। ये तो आपने जो रिजल्ट निकाला वही लिखा है, समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के योग के समान होती है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा है, ये मैं थोड़ा श्रेणी क्रम संयोजन में भी बताना भूल गया था, ये वाला पॉइंट उसको भी समझ लेना आप, कि इस संयोजन की जो तुल्य धारिता है वो परिपथ में लगे सबसे अधिक धारिता के संधारित्र से भी क्या होती है, अधिक होती है। अब देखो अधिक कैसे होती है, इसका मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है भी अगर मान लो आपके परिपथ में ऐसे 3 संधारित्र लगा रखे हैं, मान लो कितने भी हो सकते हैं, अपने 3 मानते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे 3 संधारित्र लगा रखे हैं किसी परिपथ में। अब ये कह रहा है कि इसकी धारिता मान लो 2 म्यू फेरेड है, इसकी 5 म्यू फेरेड है और इसकी 3 म्यू फेरेड है, ठीक है। तो जिस संयोजन की तुल्य धारिता होगी ये C1 हो जाएगी, ये C2, ये C3, तो आप तीनों का जोड़ करना है तो 2 प्लस 3 प्लस 5 यानी 10 म्यू फेरेड इसकी टोटल धारिता आ जाएगी। तो ये कह रहा है पॉइंट कि इस संयोजन की जो तुल्य धारिता वो परिपथ में लगे सबसे अधिक धारिता के संधारित्र से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास धारिता का मान, कहने का मतलब है भी आपके परिपथ में जितनी बड़ी से बड़ी धारिता का संधारित्र लगा है, अब मान लो यहाँ पे बड़ी से बड़ी धारिता का ये 5 म्यू फेरेड का लगा हुआ है, तो आपकी जो तुल्य आ रही है वो इस 5 म्यू फेरेड से भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। लेकिन जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें ये चीज उल्टी होती है, उसमें अधिक की जगह क्या होता है, कम होती है, ठीक है ना। मैंने ये नोट्स में पॉइंट नोट कर दिया, आप इसको समझ लेना। अब देखो अगर यही 3 संधारित्र आपके ऐसे श्रेणी क्रम संयोजन में लगे हों, हालांकि ये उस दिन श्रेणी क्रम संयोजन में बताना चाहिए था,
कि 5 म्यू फेरेड, लेकिन वहां बताना भूल गया। तो चलो यहाँ पे देख लो आप कि 1/CS बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। तो 1/CS बराबर 2, 3, 5 का एलसीएम लो आप, कितना आ जाएगा आपके पास? 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 6। ठीक है ना, ये आ जाएगा यहाँ पे। थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी बीच में, ठीक है ना। अब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो बाहर गली में कोई ना कोई आ जाता है, तो उसकी आवाज भी बीच में रिकॉर्ड आ जाती है। तो तभी देखो, चलो वहीं से कि 31/30 आ गया ये, ठीक है। और जब अपने CS का मान निकालेंगे तो ये 30/31 आ जाएगा। तो ये लगभग आपका 0.98 या 99 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आएगा, मतलब एक से छोटा ही आएगा ये मान। तो अब आपके पास देखो, जो सबसे कम धारिता का संधारित्र है इसमें 2 म्यू फेरेड, उससे भी कम आ रही है जो आपकी तुल्य धारिता आ रही है। और किस क्रम में ये वाली तुल्य धारिता आ रही है आपके पास? जो संधारित्रों का यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें कम आती है, लेकिन समांतर क्रम में जो अपनी तुल्य धारिता है वो क्या आ जाती है? ज्यादा आती है आपके पास, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको, मुझे लगता है ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट देखो, 2-3 पॉइंट और हैं इसमें जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल सेम वही पॉइंट है जो आपके संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में थी, ठीक है। तो एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुक में भी यही दिया हुआ है। वैसे बुक में इसकी थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है, आप बुक से जरूर पढ़ना है इसको। नोट से तो पढ़ोगे ही, लेकिन बुक से पढ़ोगे तो बुक में आपको पूरी डिटेल मिलेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। जो आपकी बुक है ना, उसकी थ्योरी बहुत ही बढ़िया है। हाँ, वो एक नोट्स की तरह ही है, आप ऐसे समझ लो। बस कुछ एक टॉपिक को छोड़ के वो टॉपिक मैं आपको बता ही देता हूँ भी, आपको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा दे रखा होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो सबसे पहले पॉइंट आता है वो क्या आता है कि जब किसी भी विद्युत परिपथ में धारिता की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है, धारिता की अधिक आवश्यकता होती है, तो अपने क्या करते हैं? समांतर क्रम संयोजन काम में लेते हैं संधारित्रों का। तो उसमें क्या काम लेंगे? समांतर क्रम संयोजन संधारित्रों का अपने काम में लेंगे। ये चीज आपको पता है भी। इससे क्या आती है? जो धारिता का मान आता है ज्यादा आता है, और जब भी कम धारिता चाहिए होती है तो श्रेणी क्रम संयोजन काम में लेते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि समांतर क्रम संयोजन में अगर मैं विभवांतरों का अनुपात कह दूं आपको, विभवांतरों का अनुपात, और ये कंपटीशन लेवल में काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिहाज से कि इसमें विभवांतरों का अनुपात क्या होता है। भी आपको ऐसे दे देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि विभवांतर तो इसमें बदलता ही नहीं है, तो विभवांतरों का अनुपात क्या होगा? तो जब विभवांतर बदलता ही नहीं है बच्चों, विभवांतर समान रहता है, तो अनुपात इसका क्या होता है? 1:1:1:1 ऐसे एक करके ऐसे चलता रहता है, ठीक है। मतलब कि जब आप ऐसे मान लो 5 वोल्ट विभवांतर है, 5:5:5:5 करोगे तो ये सारे अनुपात कट के कितने हो जाएंगे? 1:1:1:1:1। तो मतलब कि इसमें क्या हो जाता है कि जो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतरों का अनुपात होता है वो 1:1:1 के रूप में क्या है? रहता है, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूं आवेशों का अनुपात, तो आवेशों का अनुपात क्या हो जाएगा इसमें? तो आवेशों का अनुपात क्या होगा? Q1 Q2 Q3 डैश डैश करके Qn। और आपको पता है Q1 का मान होता है इसमें C1V, Q2 का मान होता है C2V, Q3 का C3V और डैश डैश करते हुए CNV, ऐसे आ जाता है। और यहाँ पे एक अनुपात में जब भी आपके पास कोई कॉमन चीज आ रही हो उसको काट देते हैं, तो जो इसमें संधारित्रों के आवेशों का अनुपात होगा Q1 Q2 Q3 डैश डैश करते हुए Qn तक, वो C1 अनुपात C2 अनुपात C3 डैश डैश करते हुए Cn तक। मतलब कि आप एक लाइन में अगर लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो कि जो आवेशों का अनुपात होता है इस संयोजन में, आवेशों का अनुपात बराबर किसके होता है? धारिताओं के अनुपात के होता है, धारिताओं के अनुपात। दोनों का अनुपात क्या होगा? आवेशों का और धारिताओं का इसमें बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब तीसरे नंबर पर इसमें आता है, तीसरा जो पॉइंट आता है, सॉरी चौथा पॉइंट जो इसमें आता है वो ये आता है
कि यदि n समान धारिता के, वही पॉइंट है जो आपने पिछले श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ा था, धारिता के संधारित्र क्या हो, समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों। ठीक है, तो जब भी n समान धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे तो क्या होगा कि आपके पास C1 बराबर C2 बराबर C3 डैश डैश Cn बराबर C आ जाएगी, धारिता सारों की C मान ली। और जो इसमें तुल्य धारिता होती है Cp, वो होती है C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश करते हुए Cn तक। तो Cp बराबर C प्लस C प्लस C प्लस डैश 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 Cn तो लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि C है इसका मान तो। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, C को आपने कितनी बार जोड़ना है, n बार जोड़ना है यहाँ पे। तो अगर मान लो 5 को 3 बार जोड़ते हो तो वो 3 गुना हो जाता है, 5 3 15। अगर 5 को 10 बार जोड़ते हो तो वो 10 गुना हो जाता है, 50 हो जाता है। अब उसी तरह C को आपने n बार जोड़ा तो ये C n गुना हो जाएगा, यानी n इंटू C हो जाएगा। मतलब कि धारिता क्या हो जाएगी, n गुना हो जाएगी। और उसमें श्रेणी क्रम संयोजन में क्या रहा था, 1/n गुना हो रही थी, मतलब यह nवां भाग रह रही थी उसकी धारिता, उसमें 1/n गुना रह रही थी और इसमें n गुना हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी धारिता इतने गुना। अगर मान लो आपने क्या था, समांतर क्रम संयोजन में दो संधारित्रों को जोड़ा और दो को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, उन्हीं को बिल्कुल एक जैसी धारिता के हैं, जैसे मान लो 4 म्यू फैरेड और 4 म्यू फैरेड, इन दोनों को आपने समांतर क्रम में जब आप जोड़ोगे तो आपके पास धारिता 8 म्यू फैरेड आ जाएगी। लेकिन जब आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो धारिता 1/n मतलब 4/2 यानी 2 म्यू फैरेड रह जाएगी। इसमें तो आधी रहेगी और इसमें क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इसमें n गुना हो जाती है अगर n समान संधारित्र आपके पास लगे हुए हों। तो ये पॉइंट हो गया। फिर लास्ट पॉइंट जो इसमें आता है, पांचवा पॉइंट, वो देखो बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपने पढ़ा भी था उसमें जब आपने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था संधारित्रों का। उसमें देखो क्या था, बिल्कुल लास्ट पॉइंट में, कि अगर मान लो आपके पास, पांचवा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो अब देखो परावैद्युत पदार्थ दो तरीके से रखा जा सकता है, या तो आपको ऐसे संधारित्र के, मान लो संधारित्र आपको ऐसे दे देंगे, या इसी संधारित्र को ऐसे भी दे सकते हैं। अब उसमें तो जब आपने क्या किया था, श्रेणी क्रम संयोजन किया था, तो उसमें परावैद्युत पदार्थ आपने ऐसे भरा था। ठीक है, और ऐसे तीन संधारित्र आपके, यानी एक ही संधारित्र को तीन संधारित्रों से बना हुआ मान लिया था आपने और इसकी तुल्य धारिता निकाल ली थी। लेकिन यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ समांतर क्रम संयोजन में ऐसे, अगर मान लो संधारित्र में ऐसे भरा हुआ हो परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, कि ये वाला मान लो यहाँ पे संधारित्र की ये जो प्लेटें हैं, इधर वाली पहली प्लेट है, इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और ये यहाँ पे एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन R3। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे भरना चाहूँ तो यहाँ पे भर दूंगा एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन R3। तो अब एक चीज यहाँ पे ये हो रही है कि उसमें जब आपने इसको श्रेणी क्रम संयोजन में किया था तब आपने परावैद्युत पदार्थ भरा था ऐसे, तो हर एक परावैद्युत पदार्थ की मोटाई अलग अलग थी, T1 T2 T3। लेकिन अब इसमें तीनों जो परावैद्युत पदार्थ आपने भरे हुए हैं, तीनों की मोटाई समान है, इतनी मोटाई में ये भरा, इतनी में ये और इतनी में ये, तो इसकी जो मोटाई है वो तो अपने पास क्या आ रही है, ये वाली D आ रही है, यानी जो संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी होती है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये वाली क्या आ रही है, यहाँ पे D आ रही है। लेकिन जो प्लेटों का क्षेत्रफल था उसमें प्लेटों का क्षेत्रफल समान रह रहा था, प्लेटों का क्षेत्रफल आपने ए ही लिया था, लेकिन यहाँ प्लेटों का क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा क्योंकि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, इस प्लेट के तीन हिस्से हो गए, तो अपने पहले का क्षेत्रफल A1, दूसरे का A2 और तीसरे का A3। बिल्कुल इसी तरीके से A1, A2 और A3।
वहां पे क्या था आपके पास, वहां पे अगर बात करूं तो जो आपके तीनों परावैद्युत पदार्थ ऐसे भरे हुए थे ये वाले, इसमें हर एक प्लेट के समान इसकी क्या थी, ऐसे लंबाई थी, ठीक है, और मोटाई अलग अलग थी, लेकिन इसमें लंबा आपके पास मोटाई समान आ रही है और ये वाली लंबाइयां हैं जो ये क्या आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं। तो जब भी आपके पास संधारित्र में इस तरीके से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो, ये डायग्राम बच्चों आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो तो इसको अपने क्या मान सकते हैं भी, ये इसमें ये वाला जो संधारित्र है तीन संधारित्रों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक संधारित्र ये वाला पार्ट है, दूसरा संधारित्र ये वाला पार्ट है और तीसरा संधारित्र ये वाला पार्ट है। मतलब हर एक परावैद्युत पदार्थ वाला भाग एक संधारित्र की तरह अपने मान सकते हैं इसमें, कि हर एक जो परावैद्युत पदार्थ है वो एक संधारित्र की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो एक ही संधारित्र को तीन संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन से बना हुआ मान सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे एक चीज और लिखनी चाहूं, इनकी धारिता, ठीक है, तो इनकी धारिता लिखनी चाहूं तो इसकी मान लो C1 है, C2 और C3 है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये है, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, इसकी धारिता C1 C2 और C3 है। तो अब अगर धारिता का मान लिखूं, प्रथम भाग की धारिता, प्रथम भाग की धारिता ये आ जाएगी C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A1 अपॉन डी। वहां पे आपने A अपॉन T1 लिखा था श्रेणी क्रम संयोजन में, लेकिन यहां पे A1 अपॉन में क्या आ जाएगा, D आ जाएगा आपके पास। इसी तरह अगर मैं द्वितीय भाग की धारिता की बात करूं यहाँ पे, तो ये आ जाएगी C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A2 अपॉन में D, क्योंकि हर एक भाग की मोटाई देखो ये वाली मोटाई क्या आ रही है, समान आ रही है। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं तृतीय भाग की धारिता की बात करूं तो ये आ जाएगी C3 बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A3 अपॉन में D आ जाएगा। और अगर मैं तुल्य धारिता निकालूं तो ये वाली धारिता क्या आ जाएगी, यानी अगर आपका संधारित्र में इस प्रकार से परावैद्युत पदार्थ इन दोनों में से, ये दोनों बराबर ही हैं, किसी तरीके से भरा हुआ है, तो इसको अपने समांतर क्रम संयोजन के तुल्य मान सकते हैं। तो धारिता इसमें आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A1 अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R2 A2 अपॉन डी, और बिल्कुल इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A3 अपॉन में क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो अब इसको अगर देखो आगे सॉल्व करूंगे तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, वैसे एक चीज कॉमन आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो कॉमन जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, C बराबर कॉमन देखो एप्सिलॉन नॉट D एप्सिलॉन नॉट D एप्सिलॉन नॉट D, तो हर एक में से एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन आ रहा है, तो एप्सिलॉन R1 A1 प्लस एप्सिलॉन R2 A2 प्लस एप्सिलॉन R3 A3, ये इस संयोजन की क्या आ रही है, तुल्य धारिता, या CS अगर आप इसको लिखना चाहो, सॉरी CP इसको लिखना चाहो तो CP लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अगर C लिखना चाहो डायरेक्ट C लिख दो। तो ये इस संयोजन की तुल्य धारिता। तो देखो बच्चों इसको बिल्कुल नहीं भूलना, अगर आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इससे रिलेटेड तो ये आपको सारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आगे न्यूमेरिकल नहीं होंगे, डायरेक्ट बात आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये चीज चाहिए। अब आपके देखो समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन बच्चों कंप्लीट हो चुका है, यहीं पे ये इतना ही टॉपिक था। अब बात आती है इनके न्यूमेरिकल करने की। आप इसको अगर मान लो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो थोड़ा साइड हो जाता हूं मैं, तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप। अब बात करते हैं जो इसके न्यूमेरिकल हैं, तो मैं आपको क्या करूंगा कि बुक के जितने भी इसके न्यूमेरिकल है, बुक में आपके इससे संबंधित समांतर और श्रेणी क्रम से संबंधित आपके लगभग ऐसे मान सकते हो सारे, यानी अगर मैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न कहूँ, लघुत्रात्मक या उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहूँ, सभी में मिला के लगभग इससे 8-9 न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। तो उन 8-9 न्यूमेरिकल की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा। इससे नेक्स्ट वीडियो आपको इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है वही करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो आपके कंपटीशन में काम आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको जरूर आना चाहिए। तो आपने अब क्या करना है, नेक्स्ट जब वीडियो आएगी उससे पहले बुक में जितने न्यूमेरिकल दिए हुए हैं ना इससे रिलेटेड, वो आप खुद ट्राई करके देखना, क्योंकि सॉल्यूशन मैं तो करवा ही दूंगा, लेकिन आपके तब समझ में आ सकता है जब आप खुद करके देखोगे।
हर एक चीज की अगर मुझसे एक्सपेक्ट करोगे ना आप, तो मैं तो करवा ही दूंगा, लेकिन आपको खुद को आनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो कर ही रखा है, मैंने तो 12वीं पास कर ही ली, अब बारी तो आपकी है। तो तभी आपको क्या करना होगा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस खुद करनी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो न्यूमेरिकल की आएगी उसको करने से पहले, और उसमें आपको ये भी बताऊंगा बच्चे क्या करते हैं इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है उसको एक स्टेप में या 2-3 स्टेप में कंप्लीट कर देते हैं, बोर्ड के पेपर में उनको कैसे करना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में थ्योरी भी मांगते हैं वो साथ में। ऐसे नहीं भी न्यूमेरिकल की अकेली कैलकुलेशन कर दोगे आप, थ्योरी भी मांगते मांगते हैं। तो इन जो ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं, चाहे आगे प्रतिरोधों का संयोजन आएगा चाहे संधारित्रों का, इसमें थ्योरी किस प्रकार लिखनी है, कैसे उनको सॉल्व करना, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप उनको रफली ट्राई करके देखना भी, रफ कॉपी में उसको भी इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर अपने मिलके इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि इससे संबंधित बहुत न्यूमेरिकल है, मेरे पास जो बुक्स पड़ी है उसमें 200 300 न्यूमेरिकल है इस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन अपने को इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अपने तो 12th के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ हो सकता है आगे जब फ्यूचर में अगर प्लान बन जाए मैं आपको नीट वगैरह या आईआईटी वगैरह की तैयारी करवा दूं, अगर आप जुड़े रहना चाहोगे इस चैनल के साथ तो वो भी कर देंगे शुरू, तब आपको खूब न्यूमेरिकल करवा दूंगा एक एक टॉपिक से। लेकिन अब मैं बोर्ड के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी इसी तरीके से जारी रखें। इस टॉपिक अगर न्यूमेरिकल समझना है तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे इससे रिलेटेड। ठीक है ना, हर एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए तभी होंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इसके नोट्स आपको 1-2 दिन बाद में मिलेंगे, एक बार आप इसी से तैयार करना। ठीक है ना, आपको मैंने बता ही दिया था स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम है, तो थोड़े से नोट्स में डिले हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।